नमस्कार। मेरे चैनल एटी पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ दिलवर सिद्दीकी। कुछ दिन से देख रहा हूँ बहुत लोग जो हमारे लोकल इश्यू है बराक वैली के, उस पर कोई ना कोई कुछ पोस्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रहा है इसके बारे में। चर्चा कुछ ये है कि बराक वैली के लोगों के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब के आधार पे हो या कैसे भी हो। इसी को विषय में लेके मैंने भी सोचा मैं इस पे कुछ चर्चा कर लूँ आपके साथ। कुछ इस तरह का बात भी आ रहा है कि सरकारी जानबूझ के बराक वैली के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर रहा है ताकि वो वोट बैंक की राजनीति कर पाए। क्योंकि बराक वैली में जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बराक वैली से बहुत ज़्यादा है अपर असम में। तो इसके लिए शायद अभी का सरकार उस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर पे हमारे साथ जानबूझ के डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ये बहुत लोगों का कहना है। कुछ अपोजिशन पार्टी का भी कहना है कि भाजपा जानबूझ के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनको सियासत करना है, अलग बात है। खैर वो एक साइड पे रख लीजिए। मैंने सोचा आज कुछ इश्यूज़ को लेके बात करें कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन, आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कौन है आखिर ज़िम्मेदार। क्या हम खुद है, हम आम जनता है, या यहाँ की युवाओं है, यहाँ की नेता लोग जो है वो है? कौन है इसके पीछे, आखिर ज़िम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार होगा। किसी न किसी की गलती की वजह से यहाँ की यूथ्स को डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा है। यहाँ की यूथ्स को जॉब में कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। लास्ट दो दिन पहले एक जॉब का लिस्ट आया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। उस पर 111 पोस्ट जो टोटल 111 लोगों का जॉब हुआ था, उस पर बराक वैली का एक भी कैंडिडेट नहीं थे, जिसको लेके कुछ राजनीतिक दल ने उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ, कोई तमाम संगठन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो आखिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है, इस पर कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। ये सिर्फ अब से नहीं हो रहा है। ये सरकार, ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि सिर्फ भाजपा की सरकार आए है तो भाजपा की सरकार ने किया है डिस्क्रिमिनेशन। कहीं ना कहीं बराक वैली की जनता के साथ आज से नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से बराक वैली की जनता के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे कांग्रेस सत्ता में थे, चाहे एजीपी थे, चाहे बीजेपी थे, कोई भी सत्ता में कहीं ना कहीं हुआ है डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ के जनता के साथ। इस पे एक चीज़ आप सबसे पहले देख लीजिए, बराक वैली का जो टोटल पॉपुलेशन है, मैं अकॉर्डिंग टू सेंसस, जो हमारा सेंसस है उसका 11 का सेंसस के माध्यम से बोल रहा हूँ। उस पर हम लोग का टोटल पॉपुलेशन है 36,24,599। खैर अभी उसका पॉपुलेशन राइज अराउंड 45 लाख अबव हो गया। मैं 2011 के सेंसस के तौर पे कह रहा हूँ। हमारे यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन है पूरे बराक वैली में अराउंड, अगर 2011 का सेंसस देखेंगे तो 36,24,599, इतना हमारा टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। खैर अभी इस चीज़ को अब राइज होके 45,000 समथिंग हो गया, 45 लाख समथिंग हो गया है अभी। लेकिन हम लोग को रिपोर्ट हम 2011 की मान रहे। उस पर से अगर देखेंगे हमारा इतने पॉपुलेशन में हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, बराक वैली का अगर कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी 15 है। 15 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है असम, और 2 एमपी सीट है। 15 एमएलए सीट में, मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, 15 एमएलए सीट में हम लोग का अगर बराक वैली का डेवलपमेंट देखेंगे लास्ट इतने दिन बाद, आज तक हमारे पास बराक वैली में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, एक एयरपोर्ट है। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग जिनको चुनते हैं, जिनसे उम्मीद करते हैं कि डेवलप करने का, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आवाज़ उठा नहीं रहे। और सिर्फ आवाज़ इस तरह की नहीं कि एक बार उठा दिए तो नहीं होगा। जनता प्रोटेस्ट करेगी, जनता आपके साथ दिए, लेकिन असेंबली में बोलने के लिए आपको यहाँ से जनता ने आपको भेजा। जनता असेंबली में जाके नहीं बोल सकता है, आपको यहाँ से भेजा है जनता ताकि आप वहाँ जाके बोलिए इस चीज़ को। एक सिर्फ मेडिकल कॉलेज है हमारे बराक वैली पे। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज एक तो है इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास, एक एनआईटी है, और एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है हमारे पास। अब बात आता है कि जो बराक वैली में और तमाम क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पहली बात, हमारे बराक वैली में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन की बहुत कमी है। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। रोड की फैसिलिटी अगर देखा जाए तो रोड बहुत ही ख़राब होता है।
ये अब से नहीं, बीच में ठीक होता है, चुनाव आते ही रास्ता ठीक हो जाता है। चुनाव के 3-4 महीना जाने के बाद रास्ता गायब, ना कोई नेता आपके पास आएगा ना कोई आएगा। बस चुनाव से पहले आपसे पूछने आएंगे कि आपका रास्ता हम वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी इतनी हालत ख़राब है, अगर आप त्रिपुरा के जो नेशनल हाईवे त्रिपुरा से जाता है उस रास्ते को अगर देखेंगे आप, तो आप जाने लायक नहीं रह पाएंगे कि आपको एडमिट होना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, इतनी बुरी हालत है। कितने नेता लोग बोले, भाजपा के ना नेता बोले, ना कांग्रेस के बोले, ना यूडीएफ नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको इसी मुद्दे को लेकर, जो सत्ता में वो नहीं कर रहे, और जो अपोजिशन में है वो इसलिए नहीं बोल रहे ताकि इंडिया अगर ये काम हो जाए तो उनके पास एजेंडा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का। ये है हमारी सबसे बड़ी, हमारी जो कम, अगर मतलब पॉइंट पर अगर देखा जाए, जो हमारे जो जिस पॉइंट से हम लोग पीछे पड़ रहे हैं, जिसके कारण हम पीछे हैं, तो इसमें से एक कारण ये हो सकता है कि हमारे जो नेता है इनको बस सियासत करना है। कितने नेता लोग ने आज शिक्षा के लिए बात किया बराक वैली के, कितने लोगों ने असेंबली में इस बारे में बात की कि बराक वैली में और एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, इस बारे में सरकार से कितने लोग ने अपील की, असेंबली में कितने लोग ने बात किया, कितने लोग ने हमारे यहाँ जो रास्ते को लेकर, जो रास्ते का हालत ख़राब है उसको लेकर कितने लोगों ने बात किया। असेंबली में एक बार 2 बार मुश्किल से 1-2 नेता ने बात किया होगा। 15 एमएलए है हमारे पास, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे यूडीएफ से हो, बीजेपी से, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन कोई नेता हमारे लिए यहाँ के लिए नहीं बोलता है। कितने नेता ने हमारे साथ बराक वैली के साथ जॉब का दिया हो तो जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी चीज़ हो बराक वैली की जनता के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने कांग्रेस को चुनने के दिया, हमने सोचा कांग्रेस करेगी अच्छी काम, हमने एजेपी को चुन के दिया कि सोचा एजेपी अच्छी काम करेगी, हमने एआईडीएफ को दिया, हमने सोचा एआईडीएफ काम अच्छा करेगा, हमने भाजपा को दिया, भाजपा भी हम उम्मीद किए कि भाजपा अच्छा काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कुछ चीज़ ये है, हमारा आम जनता का सबसे बड़ी गलती ये है, आम जनता यहाँ का नेता, आम जी सिर्फ यहाँ का नहीं पूरे देश में ये चीज़ चल रहा है हिंदुस्तान के, और इसके कारण मैं मानूंगा ये हिंदुस्तान के आज जो गांव इलाका है उस पर जो डेवलपमेंट के पीछे है, इसके कारण ये कुछ रीज़न है। हमारे यहाँ आम जनता नेता देख के वोट नहीं देते, हमारे यहाँ जनता देते, ये कुछ लोग देते पार्टी देख के, और पता नहीं कुछ जनरल वोटर कि 200-300 रुपये 500 रुपये में अपने जो हक इस देश के संविधान ने दिए उसको बेच देते हैं। इसको बेचना मत समझ लीजिए कि आप 5 साल के लिए उस सरकार से आपका सवाल करने का कोई हक ही नहीं रहा। आपने उसको चुन के दिया, जब नेता आपसे वोट लेने आए तो उससे पूछिएगा कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा अगर ये है, और जो पहले का नेता उससे सवाल करेगा आपने ये वादा करके गए थे, आपने उस पर से कितने काम किया, मैं आपको क्यों वोट करूँ। पार्टी अलग अलग जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात ये याद रखिएगा, उन्होंने एक बात कही थी बहुत सुंदर कि सरकार आएगी जाएगी मगर ये देश रहना चाहिए। ये बात बराक वैली की जनता को इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी याद रखिएगा, यहाँ पार्टी बदलेगी, कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी एआईडीएफ आएगी, कोई भी है सत्ता में, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपकी डेवलपमेंट के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको अपने नेता से सवाल करना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप ऐसा घर पे बैठ के ये नहीं कि हम इस पार्टी को दे देंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सत्ता से सवाल करना, सिर्फ ये बात याद रखिए, सत्ता से आप सवाल करना या किसी भी नेता से सवाल करना आपका सिर्फ हक नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आपकी जिम्मेदारी इस वजह से बनती है कि अगर आप जिसको नेता को चुन के दीजिए उससे सवाल करिए कि मेरे इस पर इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, मेरा आपने ये वादा किया, आपने ये अभी तक क्यों नहीं किया। अगर मैं आपको वोट करूंगा, जो नया आ रहा है उसको बोले अगर मैं आपको वोट करना क्यों करूं, अगर मैं करूंगा आपको वोट तो आप जितने का, अगर जीतते तो हमारे लिए क्या करेंगे आप। इस वजह से आपको सवाल करना होगा इन नेताओं से। बराक वैली के सबसे बड़ी गलती हम आम जनता की और नेताओं की है। हमारे यहाँ नेता कभी ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, ये इस चीज़ के अंदर सिर्फ सियासत करते हैं। हर एक चुनाव से पहले ये बात उठाते हैं कि हम ये कर लेंगे, हमारे पार्टी वो कर लेंगे। पार्टी कुछ नहीं करेगी जब तक आप नहीं बोलेंगे। आप हमारे नेता कुछ नहीं बोल रहे। नेताओं में अगर देख लीजिए, कहीं भाजपा का हो कहीं भी हो, ये बात कुछ दिन पहले सुनाया आया था कि हमारे यहाँ बराक वैली में एक एयरपोर्ट और एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी तक पता नहीं उसका हुआ है या कुछ, मुझे इस बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेडिकल कॉलेज का भी आवाज़ सुनाई दिया था। ऐसे बहुत सारे हम सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़, खासकर बराक वैली का जो पेपर मिल था वो इतना, कितने लोगों ने बोला, सियासत सब करे, चुनाव से पहले बोले, लेकिन ये मुझे बता दीजिए चुनाव जीतने के बाद कितने नेताओं ने इस चीज़ को असेंबली में बात किया कि हम हमारा ये पेपर मिल बंद हो गया, इतनी बड़ा पेपर मिल थी, इतने लोगों का जॉब चला गया। चुनाव से पहले देखिए सब नेता गए थे पेपर मिल में, जितने लोगों ने जॉब गंवाए थे सब गए थे, लेकिन किसी ने इस चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे पे बात नहीं किया, किसी ने इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट नहीं किया। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, अपोजिशन पार्टी भी चुपचाप है, सत्ता में जो बैठी हुई है वो भी चुपचाप है। हमारे यहाँ एक चीज़ बता दूँ, मेरे जितने जनता है, बराक वैली का जनता, ये बात हमेशा याद रखिएगा
कि यहाँ बराक वैली का जो नेता है ना, वो आपसे उनसे उनसे आप लोगों की डेवलपमेंट से उनसे मतलब नहीं है। उनका एक ही मतलब है, हमको जीतना है। बस इलेक्शन से पहले एजेंडा लाएंगे, फिर खत्म, इलेक्शन चुनाव खत्म, वो भी खत्म। उनको दिखाई नहीं देगा, अगले 5 साल तक उनको दिखाई नहीं देगा। चुनाव से पहले जो अपोजिशन में भी रहते हैं वो भी गायब रहते हैं। रास्ते अगर अब देखा जाए, रास्ते में किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं ले रहा, त्रिपुरा से जो रास्ता जाता है, यहाँ से आसाम से जो त्रिपुरा जो रास्ता जाता है, जो आसिमगंज के चुराईवाड़ी को जाता है, उस रास्ते का हालत इतना ख़राब है। जो सत्ता में बैठी हुई वो तो काम कर ही नहीं रहे, जो अपोजिशन में वो भी चुपचाप है। मैं सत्ता की बात इसलिए सत्ता को कम कर रहा हूँ, ज़्यादा अपोजिशन को इसलिए मैं दोष मान रहा हूँ। कितने लीडर ने इस मुद्दे पे बात किया था कि रास्ता वहाँ ख़राब है, हम इस चीज़ के लिए सरकार क्यों काम नहीं करे। कितनी प्रोटेस्ट हुआ था, सोशल मीडिया पे एक तो पोस्ट कर देंगे खत्म। लेकिन हाँ, अभी देखिएगा चुनाव 2021 में है, अभी इनका मुद्दा हो जाएगा, रास्ता ख़राब है, हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, क्यों नहीं किया सरकार ने। भाई इतने दिन कहाँ थे तुम्हारे, जब तुम अपोजिशन में तो तुम्हारा सवाल करना लाजिम था, क्यों सवाल नहीं किया सरकार से। अपोजिशन पार्टी तो किस लिए हो, अपोज करो, सरकार की गलत नीतियों को अपोज करो। तुम अपोज पूरे 5 साल तक नहीं करते हो चुनाव से पहले। अभी देखिएगा बहुत सारे एक्टिविस्ट निकल जाएंगे, बहुत सारे नेता बन जाएंगे, बहुत सारे सोशल वर्कर बन के आएंगे आपके पास कि हम वो कर लेंगे, हम तो आपके ही है, आपके साथ हम हमेशा थे। कब, चुनाव से 1 साल पहले ये लोग काम में आते, 4 साल तक पूरा गायब रहेंगे। ना नेता जो जीतता है वो करता है। हमको इस चीज़ के बारे में समझना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोगों का ये मुद्दा है कि हम क्या बराक वैली को एक युवा नेता की ज़रूरत है, युवा नेताओं की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ युवा नेता जहाँ भी है, पूरे देश को युवा नेता की ज़रूरत है। बेशक इस बात से मैं इस बात से आप सब लोगों के साथ इत्तेफाक हूँ कि युवा नेता की ज़रूरत है इस देश को हमारे, खास करके हमारे बराक वैली को। लेकिन युवा नेता कैसे चुने? आप पार्टी देख के चुनेंगे तो युवा नहीं, उसको युवा नेता मत कहिए, क्योंकि वो अपना पार्टी की आइडियोलॉजी देख के सोच रहा है। ऐसा नेता को चुने, किसी भी पार्टी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, बस ये देखना चाहिए वो आइडियोलॉजी उसका है, जो भी हो उसकी पार्टी का, उससे मतलब मत रखिए। हाँ, आप ये देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता मैंने देखा है कि जो पार्टी अलग हो, उनका पार्टी भले ही अच्छा काम ना करो, लेकिन नेता वो अपने पार्टिकुलरली बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपके हक की बात करे, जो आपके घर तक जाए, जो आप उससे मिलने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़े या कहीं दूर जाना ना पड़े कि भाई इनसे नेता से मिलना है। ज़्यादातर तो एमएलए लीडर, अगर देखा जाए जितने भी लीडर एमएलए लोग हैं, जहाँ उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ उनका घर ही नहीं है, घर शहर में रह रहे हो, जनता शहर में मिलने आएगी 200 रुपये 250 रुपये खर्च करके। ये जिम्मेदारी उन नेताओं की नहीं है। आप ऐसा युवा नेता को चुनिए। 2021 के चुनाव आ रहा है, आपके पास चांस है, आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ होता है, आप नेता को बदल सकते हैं, क्योंकि ये लीडर ऑफ द नेशन, द सर्वेंट ऑफ इट्स पीपल। ये याद रखिएगा, एक नेता आपका सर्वेंट है। उस चीज़ को आप आराम से करिए। उस नेता को ऐसे चुनिए जो आपके लिए हक की काम करता हो, जो किसी भी पार्टी से हो। ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करता हो। आपको लगता है कि ये नेता नहीं हमारे लिए काम कर सकता है, ये नेता हमारे लिए काम करेगा। और ख़ास करके मैं ये मानता हूँ, जो नेता पहले जीत चुके हो, जिन्होंने अपना वादा करके इस बार वादा नहीं किया, अगर वो इस बार नया वादा लेके आए तो उनको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये आप देंगे बार बार, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। चेंज करिए। सरकार कोई भी आए सत्ता में, कोई भी, उससे मतलब नहीं है। पहले अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम की ज़रूरत है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन अच्छा है। हवा कहाँ चले, किधर चले, उससे मतलब मत रखिए। तो इस चीज़ पे आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए कि नहीं, इस मुद्दे पे बात करना होगा। मैंने अपना कल एक मेरे चैनल पे मैंने एक, आप इंटरव्यू जाके देख सकते, मैंने कांग्रेस के युवा नेता को बुलाया था, उनसे मैंने सवालात किया। मैं आगे और भी नेताओं को बुलाऊंगा अपने इस चैनल पे, और उनसे जानूंगा कि क्या इनका एजेंडा है और क्या है, क्या काम करेंगे या क्या नहीं। आप और तमाम आप जनता से ही मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग इस बात को लेकर हमेशा अपने नेताओं से सवाल करिए। आप इस चीज़ में मत जाइए ऊपर, पहले अपना क्वेश्चन लें। ये बताइए, आपने वोट देके कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस का आपको उम्मीद दिया कि आपने कांग्रेस के ऐसे जीतने से ये काम होगा। आपने कांग्रेस जब देखा कि कांग्रेस काम नहीं कर पाया, अपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने किया क्या आपके लिए? कोई भी पार्टी से मत रखिए जुड़िए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता देखिए। अगर पंचायत इलेक्शन हो रहा है तो देखिए ग्राम पंचायत में कौन, जो प्रेसिडेंट भी के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो उसको देखिए, उस पर से क्या काम करेगा हमारे, और वो हमारे देखिए इतना दिन का उसका बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री उठा के देखिए क्या वो हमारे मुसीबत के समय हमारे पास था। उनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध का दूल्हा मिल जाएगा, लेकिन बुराई में से भी एक अच्छा होता है। उस अच्छे लीडर को चुनिए। बुराई सब में होती है, सब में मेरिट डिमेरिट होती है, लेकिन एक अच्छा लीडर चुनिए ताकि हमारा इस रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़े। बराक वैली में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टैलेंट बहुत सारी चीज़ में है, कोई डांस में, कोई गाने में है। एक कुछ दिन पहले एक लड़का का वीडियो वायरल हुआ गाने का, बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी टैलेंट होने के बाद यहाँ की सबसे बड़ी गलती, यहाँ की ये दिक्कत है कि यहाँ की
जो नेता है या जो अच्छे एक इज्जतदार लोग हैं, वो लोग इस टैलेंट को क्यों आगे मतलब इसको आगे क्यों बढ़ावा नहीं देते? कहीं ना कहीं यहाँ के इतने सारे टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, लेकिन हम बढ़ावा नहीं देते। इसलिए कारण हम लोग कहीं ना कहीं हम चुप रह जाते हैं, ना हमारा कोई साथ देता है। और इसी कारण ये टैलेंट जो है ये एक जगह पे एक छुपे हुए, जस्ट एक छुपे हुए बिल्ली की तरह रह जाता है। यही हमारे चीज़ सबसे बड़ी डिमेरिट है। दूसरी बात यह है कि बराक वैली में खास करके देखिएगा, मैं अपर असम से मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ फैक्ट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा असम में अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म होता है तो अभी सबसे ज़्यादा बराक वैली में होता है। कहीं भी जाइए, हिंदू मुस्लिम, अरे ये हिंदू है, वो मुसलमान है, मुस्लिम इसको वोट करो, हिंदू इसको वोट करेगा, तमाम ये चीज़ बातें चलती रहती है। ये कांग्रेस बीजेपी इसको जिताना, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने अलग जगह रखिए। आप अपने मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन चाह रहे करिए, आप अपने हिंदू की रिप्रेजेंटेशन चाह रहे करिए, लेकिन कम से कम ऐसे शख्सियत को करिए जो कम से कम आपकी अगर आप मुस्लिम को सिर्फ लीडर बना, अपने मुस्लिम की रहनुमा जिसको मान रहे, कम से कम वो आपके लिए तो काम करे। अगर आपके लिए काम ना करे तो ऐसा नेताओं की क्या ज़रूरत है? आप ही बताइए। इससे कहीं ना कहीं यह हमारी गलतियाँ है। दूसरा ये चीज़ मैं आपको 4-5 एकदम शॉर्ट में एक चीज़ 4-5 चीज़ बता देता हूँ कि चुनाव से पहले आप लोग बस 4 चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेता जब आए तो उनसे सिर्फ 4 चीज़ का विषय में पूछिएगा। एक पहला नंबर ये पूछिएगा कि आपकी सरकार, कोई भी पार्टी का हो, अगर कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी का हो, आपकी सरकार थी, कभी ना कभी थी, कांग्रेस और बीजेपी तो थी, तो आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार ने बराक वैली की जनता के लिए, ये सबसे पहला सवाल करिएगा। दूसरा ये सवाल करिएगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या योगदान है। आपकी जो इतिहास में अगर आपकी पूरा बैक हिस्ट्री दिखा जाए तो आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, यहाँ की जनता के लिए आपने क्या किया, ये सवाल करिएगा। इससे ये मत करिएगा कि आपकी पार्टी क्या जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सब बकवास है। पार्टी आपसे कभी नहीं करेगी। आप अगर सवाल करना है, आप अगर किसी को पकड़ना है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता से सवाल करिए। उसके बाद इसके ये पूछिएगा तीसरी सवाल कि आप हमारे यहाँ की जनता के लिए अगर आप जीतते हैं चुनाव तो क्या करेंगे इस बार। और चौथी सवाल ये करिए कि अगर आपने इस बार जीतने के बाद ये काम नहीं किया तो अगली बार हम आपको वोट करें या ना करें, ये आप ही बताइए। और इन तमाम लोगों के एजेंडा को देखने के बाद जो पहले चुनाव जीत चुके हैं और ये नया इस बार एजेंडा ला रहे कि हम ये कर देंगे, उनको तो कतई वोट मत करिएगा। नया किसी को लाइए, उनका एजेंडा मिला ही जिसका अच्छा हो, उसका चुनाव देखिए। अगर वो जीतने के बाद अगर लगता है आपको 5 साल देखिए 2026 तक कि वो काम करेगा तो 26 में फिर जिताइए। लेकिन अगर नहीं किया जीतने के बाद तो मत करिए, और अगर करता है तो आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से आप अपने नेताओं को चुनिए जो आपकी हक की बात करें। क्योंकि बराक वैली को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन के पीछे हम आम जनता जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे पास सबसे पहली बात, हमारे पास टैलेंट है बहुत, लेकिन हमको जिस टैलेंट को आगे पहुंचाना है उसके तरीका नहीं है हमारे पास। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बराक वैली में बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बहुत कमी है। साथ साथ यहाँ यूथ लीडर की बहुत ज़रूरी है, जो ईमानदार यूथ लीडर बहुत देखे हैं हमने। और ख़ास करके एक चीज़ यहाँ ये चीज़ है, यहाँ 50-60 साल के बंदा को भी यूथ लीडर माना जाता है। ये हिंदुस्तान की एक खासियत है, पता नहीं क्यों कि यहाँ 45-50 यूथ लीडर, दैट डजंट मीन देन इतना बड़ा यूथ लीडर बनाओ, 30 साल का बनाओ, 25 साल का बनाओ, 26 साल का बनाओ, 28 साल का। ऐसे यूथ नेताओं की ज़रूरत है जो युवाओं की बात करें, रोज़गार की बात करें। यहाँ चुनाव से पहले सब बात करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और चुनाव में हमेशा नेता से सवाल करिए, क्योंकि नेता से सवाल करना सिर्फ आपका जिम्मेदारी नहीं, आपका हक नहीं, सिर्फ आपका जिम्मेदारी भी है। इसको ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा